हेलो बच्चों, ये चैप्टर है चैप्टर 4 द व्हेल स्टोरी। ठीक है, ये है गुलमोहर आईसीएसई बोर्ड का 7th क्लास का 4th चैप्टर है द व्हेल स्टोरी। ठीक है, पहले इसका यहाँ पे जो डिक्शनरी वर्क है वो देखते हैं। वेलर्स मतलब क्या होता है? पीपल जो हंट करते हैं, मारते हैं वेल्स को, उसको वेलर्स करते हैं। वॉयज लेंथ मतलब जो टोटल लेंथ होती है आपकी शिप की, जर्नी जो होती है कि आप कहाँ से कहाँ तक गए हैं शिप के अंदर, वो वेजेस। एंड लेवियथन्स होता है वेरी लार्ज पावरफुल सी मॉन्स्टर, बहुत एंड विच अपीयर इन एंशिएंट स्टोरी, जो पहले के दिखते थे, एक जानवर है एक तरह का लेविथन्स। फिर हैं जिग्नेटिक, एक्सट्रीमली लार्ज, बहुत ज़्यादा, एंड अपरेंटली एज अ हियर टू रीड फ्रॉम समवन ऑन समवेयर। तो एज हियर्ड और रीड, जो कि आप कहीं पे कुछ ऐसा सुनते हैं उसके बारे में है। पीपल द वेल्थ हैव शेयर्ड अ लॉन्ग स्टोरी हिस्ट्री with a relationship that has changed dramatically over a time. People and whale have shared long story. ठीक है, तो यहाँ पे इस पहले पैराग्राफ में बताया है कि जैसे लोग और वेल्स हैं, उन्होंने एक लंबा हिस्ट्री का मतलब लंबा पास्ट का टाइम है वो शेयर किया है और अपना रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कंप्लीट किया है और ड्रामेटिकली वो टाइम के साथ चेंज हुआ है। व्हेल हैव बीन हंटेड प्रोफेशनली बाय द व्हेलर्स फॉर देयर मीट एंड ब्लबर, जो कि एक ऑयल है एक तरह का। एंड फ्रॉम अबाउट द थाउजेंड्स ईयर अ व्हेल ऑयल वॉज अ प्रीसियस एंड वाइडली यूज टू अ लाइट लैम्प until 1860 when the kerosene became the primary fuel for the lamp. The scale of the whale hunting that went on until then can be guessed from the fact that in the mid 80s and the more than 900 whaling ships were sent out to sea, mainly from American port, with the average length or 3 or 4 years. ठीक है, तो इसमें इस पैराग्राफ में बताया है कि वेल्स है बिना हंटेड, जो वेल्स है वो हंट करी जाती है, वेलर्स के द्वारा मारी जाती है। क्यों मारते थे वेल्स को? क्योंकि उसका मीट और ब्लबर जो ऑयल होता है वो काम में लेते थे। तो केरोसिन का जब वो यूज़ करने लगे उससे पहले इसका ऑयल यूज़ करते थे और वो बहुत ही ज़्यादा महंगा होता था और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होता था। तो केरोसिन एंड द प्राइमरी फूल फॉर द लैम्प, फिर बाद में केरोसिन को लेने लगे। एंड द स्केल ऑफ द व्हेल हंटिंग, तो ये जो व्हेल हंटिंग का जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा गेस्ड फ्रॉम द फैक्ट दैट इज द मिड 18 फॉर मोर देन 900 वेलिंग्स होती थी, मतलब 900 वेलिंग शिप्स वर सेंट, 900 वेलिंग शिप्स को भेजी जाती थी अमेरिका पोर्ट से कि, और वो 2-3 साल के लिए भेजे जाते, मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वेल्स को मारने के लिए भेजा जाता था। एज एवरीवन नोज, जैसा कि सब जानते हैं, sperm whale once described a 11th are a truly gigantic inside and they possess the large teeth among the whale and live. तो जैसा कि यहाँ पे बताया है कि सभी मतलब जानते हैं कि जो वेल है वो सबसे बड़ा क्रिएचर है, लेकिन वेल्स के अंदर भी एक स्पर्म जो वेल होती है वो सबसे ज़्यादा बड़ी खतरनाक जानवर होता है, बहुत ही बड़ा होता है साइज में। एंड दे पॉजेस द लार्ज टीथ, और उसके जो लंबे दांत होते हैं, लीव ऑफ द मोर देन 60 ईयर्स, और वो उसके बहुत लंबे लंबे दांत होते हैं और वो 60 साल तक वो जीती है। दे कैन डाइव डीपर देन एनी अदर्स, और वो उतनी गहराई तक अंदर तक जा सकती है, जैसे कि 3 किलोमीटर से यहाँ पे बताया कि वो इतना अंदर तक जा सकती है। एंड ऑर्डर टू कैच द डीप सी स्क्वाड एंड देयर फेवरेट फूड, तो एक जो समुद्र के अंदर एक स्क्वाड करके कोई सी क्रिएचर होगा तो वो वहाँ तक उसको पकड़ने के लिए वहाँ तक जाए, क्योंकि वो उसका फेवरेट होता है, फेवरेट फूड होता है। वेल्स कैन अटैक अ ship if threatened and especially if they are young one,
आर सीन टू बी इन डेंजर। तो वेल्स आप पे अटैक करेगी, लेकिन कब? कि जब अगर वो देखेगी कि वो डेंजर में है या फिर उसका कोई बच्चा डेंजर में है। इन 1820 द जेंट स्पर्म वेल अपेरेंटली 85 फीट लॉन्ग। तो एक मतलब 1820 की बात बता रहे हैं कि एक बहुत बड़ी जो स्पर्म वेल है वो 85 फीट लॉन्ग थी और एवरेज लेंथ 50 फीट होती है, लेकिन वो 45 फीट 85 फीट लॉन्ग थी। इतनी बड़ी थी, एवरेज से भी बहुत बड़ी थी। और उसने अटैक किया था वेलिंग शिप के ऊपर, जिसका नाम था द एसेक्स एसेक्स द एसेक्स एंड कॉजिंग हर टू सिंक। और उसकी अटैक की वजह से वो शिप डूब गया था। एंड क्रू वर लेफ्ट एड्रिफ्ट इन 3 व्हेल बोट्स। और जो ऊपर जो उसमें थे वो 3 छोटी बोट्स के अंदर बैठ गए थे। और मिडल ऑफ द पैसिफिक ओशन में, जो सबसे बड़ा ओशन जो है ना पैसिफिक ओशन, उसके बीच में वो अटक गए थे। एंड थाउजेंड्स ऑफ माइल फ्रॉम द लैंड। और हजारों मील की दूरी पे वे थे। एंड ओनली 8 ऑफ देम वर स्टिल अलाइव। और उसमें से सिर्फ 8 ही जिंदा थे। एंड वो भी भूख और प्यास से मर रहे थे। एंड वेन दे वर रेस्क्यू 8 डेज लेटर। और उनको छुड़ाया गया, वहां से बचाया गया 8 दिन बाद। देयर वर रिपोर्ट about another huge creature, a sperm whale referred to as the मोकाडिक। मतलब एक क्रिएचर के बारे में बात हो रही है जिसका नाम था मोकाडिक, आफ्टर एन आइलैंड कॉल्ड मोका इन द पैसिफिक ओशन ऑफ द कोस्ट चिल। Mokadik was the thought of the violent streak and gave the rise story, which is the terrified and the fascinated whalers as well as the reading the public and decades the number of whales and try to fail to hunt him down। ठीक है, एक और वेल थी जिसे मोकाडिक नाम था और वो भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली होती थी। और जैसा कि स्टोरीज में पहले भी बताया गया है कि वेलर्स जो है हैड ट्राइड एंड फेल्ड टू। और वो जो है वो ट्राई करते हैं और उसको हंट करने में फेल होते हैं। व्हेन मोकाडिक वाज फाइनली फाउंड डेड। लेकिन फाइनली मोकाडिक मरी भी पाई गई 1839 में। एंड द आर्टिकल बाय जीएन रेनॉल्ड इन द निकरबॉकर मैगजीन के अंदर उसको डिस्क्राइब किया गया था। दिस रेनॉन मोस्टर हु हैड कम ऑफ द विक्टोरियस इन द हंड्रेड्स फाइट विद द pursuer and was an old bull whale of the prodigious size and the strength from the effect of age or more probably from a freak of nature, and he was a white as wool view from the distance। तो ये जो वेल है, मतलब एक आर्टिकल में ऐसा बताया गया है कि वो वेल इतनी अच्छी लगती है कि अगर आप उसको देखें फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द एज एंड द मोर प्रॉबली फ्रॉम द फ्रीक ऑफ नेचर। मतलब उसकी उम्र उसके नेचर को नहीं चेंज करती है। एंड ही वॉज वाइट एज वुल। वो मतलब एक सफ़ेद ऊन के जैसे ही, बहुत ही सफ़ेद थी ऊन के। व्यू फ्रॉम द डिस्टेंस, अगर आप दूर से देखो तो ऊन के गोले जैसा दिखता है। ओनली अ सेलर वुड, केवल जो शिप लेकर जाते हैं वही बता सकते हैं कि ये चलता हुआ जो मास है वो माउंटेन साइज का जो है वो वेल है या और कुछ है। एंड लार्ज वाइट cloud moving along the horizon and numerous boats known to have been a ground to a piece in a crush of the powerful jaw। तो वो बोट को तो वो एक ही मिनट में झटके में उसको चबा के खा सकती है, वो इतनी पावरफुल है। एंड मोकाडिक वॉज द लॉन्गेस्ट व्हेल, वो सबसे लंबी है। एंड एवर लुक्ड ऑन, और आपने उसे कभी देखा ही नहीं होगा, इतनी लंबी है। मोर देन द 70 फीट, 70 फीट से भी ज़्यादा है। फ्रॉम द हेड टू टेल एंड द येल्डेड 100 बैरल टू ऑफ क्लियर ऑयल। और उसके अंदर इतना बैरल ऑयल निकल सकता है।
The scars of his old wound were near a new one. मतलब उसके पुराने वुंड के पास में ही नया वुंड बना हुआ होता है, घाव बने हुए होते हैं. एंड वी ड्रू 20 harpoons फ्रॉम हिज बैक एंड लेफ्ट देयर मनी डिस्परेट एनकाउंटर. ठीक है, एक मिनट, इसके ये मीनिंग्स रह गए थे ना. तो पहले मीनिंग, अड्रिफ्ट मतलब if a boat or its a passenger are adrift, it means that the boat is floating aimlessly. ऐसे ही हवा में ऐसे ही तैर रही है, कहीं पर नहीं जाना है ऐसे. whale boat मतलब long narrow rowboat with a sharp end and the both side. violent streak मतलब nature in the tendency of violent. prodigious मतलब wonderful, large. and the freak of nature मतलब person who animal that born with the abnormal physical feature. And it referred to a whale which was a white in color because it was not a normal freak of nature, a person, not a normal physical feature. And it refers to the whale which was a white in color because it was not normal for the whale to be so white. And the ground to piece in the crush of his powerful jaw, crushed a piece by the powerful whale. And harpoons मतलब kind of spear used in weapon hunting. And the pigment in nature substance and that present in human being, animal and the plant. pigment जो skin color के लिए होता है. vengeful with a desire to take a revenge on the enemies. And treacherous not to be trusted, likely to do harm. मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते, वो कभी भी आप पे हार्म कर सकती है. ट्रिचियस मतलब आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते, वो कभी भी आपको हार्म कर सकती है. हरमन मेलविली एन अमेरिकन ऑथर जो एक हैं, उसने लिखा है अपनी नावल में मॉबी डिक नाम की, जो उसने एक नावल लिखी है जो 1851 में है. मेलविल हिमसेल्फ हैड बीन ट्रैवलिंग अप एंड डाउन ओशियन on a whale down the ocean on a whaling ship for a while. And the name of the novel indicate the story about the Mocha Dick may have had an influence on him. And then in the novel, Captain Ahab, a one-lashed sailor on a whaling vessel, goes for फार ओवर द ओशियन. तो जो हरमन वर्विल है, एक अमेरिकन ऑथर है, वो अपनी नावल नाम है मॉबी डिक, जो उसने 1851 में लिखी थी. वो खुद बताते हैं कि मैं भी गया था ओशियन में, जहाँ पे मैंने जो शिकार, वेल का शिकार करने वाली शिप होती है, वहाँ पे उनमें गया था. एंड द नेम ऑफ द नावल, और उन्होंने ये नेम जो है वो उसी के ऊपर उन्होंने अपनी नावल का नेम भी रखा है, क्योंकि वो उससे बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे, बहुत प्रभावित हुए थे. और नावल में, और कैप्टन अहब वन लेग्ड सेलर था, जो वेलिंग वेसल थी उसके अंदर, जो वेल का शिकार करने के लिए जो था, उसमें जो उस कैप्टन था उसका नाम था अहब. एंड गोज फार ओवर द ओशन, जो कि समुद्र के अंदर गए थे या जो भी. लेजेंडरी, द फेमस मेंशन स्टोरी एंड द मेंशन स्टोरीज फ्रॉम द एंशिएंट टाइम. previous encounter refer to this previous meeting in which the whale had attacked and Ahab injured him badly. मतलब वेल ने उनके ऊपर अटैक किया था, और वो जो ऐब था वो बहुत ही ये हो गया था, बहुत ही घायल हो गया था, एकदम बहुत बुरी तरह से घायल हो गया था. तो प्रीवियस एनकाउंटर, इससे पहले वाले एनकाउंटर में वो घायल हो गया था. कौन? अहब जो था, जो सेलर था वो. फिर मैनस
an extremely dangerous and harmful creature. Fauna, the animal that normally live in area, alert us, warn us about the forthcoming danger. In the search of legendary white whale called Moby Dick, Ahab want to take revenge on the whale and having a bite off his leg during their previous encounter. मतलब प्रीवियस एनकाउंटर में जो वेल है उनके पाँव पर काट लिया. ये देखो वेल्स, दे आर लुकिंग डिफरेंट ना. तो इससे पहले वाले एनकाउंटर में उसके पाँव पर वेल ने काट लिया था. मैविल मेक्स द वाइट वेल एज अ सिंबल ऑफ डार्क फोर्स एंड नॉवल commentary on the human life, and the novel has came to consider one of the best in the world. तो उसने अपनी पूरी स्टोरी उसके अंदर लिखी थी और उसमें वेल के ऊपर जो सिंबल है वो डार्क फोर्स के जो सिंबल्स है वो भी उसने मेंशन किए थे. नॉवल जो कमेंट्री है ह्यूमन लाइफ के ऊपर, नॉवल अ कमेंट्री ऑन ह्यूमन लाइफ. तो इस ये जो नॉवल है उसकी ह्यूमन लाइफ के ऊपर कमेंट करते हुए लिखी है, ह्यूमन लाइफ के ऊपर कमेंट करते हुए लिखी. एंड द नॉवल हैज़ कम टू बी कंसिडर वन ऑफ द बेस्ट. और वो जो नॉवल है ना उसको पूरा वर्ल्ड में पता नहीं बेस्ट नॉवल का वो बोला है कि वो बेस्ट नॉवल है. इन द वर्ल्ड रिसेंट टाइम, सॉरी इन वर्ल्ड नहीं, इन मोर रिसेंट टाइम देयर हैज़ बीन अ realization that whales are by no means cruel or wicked or normally dangerous. तो मतलब वेल्स सब तरह की होती है, क्रूल भी होती है, चालाक भी होती है और नॉर्मल डेंजर भी होती है. एंड दे हैव एन यूजुअली लार्ज ब्रेन, उनके मतलब बड़ा दिमाग होता है. शो फॉर्म अ इंटेलिजेंस एंड दे आर सोशल क्रिएचर विथ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ द फैमिली एंड द ग्रुप. तो मतलब वो उनका जो दिमाग होता है वो भी बहुत इंटेलिजेंट होता है. तो वो अपना ग्रुप में वो बहुत ही सोशल रहती है. दे आर नॉट, वो एक फिश की जैसी नहीं है. और वो मैमल है जो जिसके बाल होते हैं, जो दूध पिलाते हैं, वो मैमल है. एंड डू नॉट ब्रीथ एयर फ्रॉम द वाटर, और वो पानी के अंदर से एयर नहीं लेते हैं जैसे कि फिश करती है. बट केम टू द सरफेस ऑफ द टेक ब्रीथ, और वो सरफेस के ऊपर आते हैं सांस लेने के लिए. एट अ रेगुलर इंटरवल, थोड़ी थोड़ी देर में, अलॉन्ग विथ द डॉल्फिन एंड द porpoises, and they use what the echolocation to find things underwater and making the kind of whistling sound and catching the echo. तो वो इको साउंड को कैच करती है वेल्स. एंड व्हेन इट हिट्स द ऑब्जेक्ट एंड बाउंस, और जब वो किसी ऑब्जेक्ट को हिट करती है तो वो वापस से बाउंस होता है. दे आर अ सर्टनली नॉट हॉस्टाइल टू ह्यूमन, जो कि ह्यूमंस, इसलिए वेल्स को ह्यूमंस वेल्स को नहीं रख सकते. एंड द वेल अटैक्ड, तो वेल जो है वो अटैक करती है. वेल ने अटैक किया. द Essex must have felt a threat to itself. तो उस समय बहुत उनको डर लगा, जो कि वो शिप थी उसके ऊपर उसने अटैक किया तो उनको बहुत डर लगा. इट्स अ सेल्फ और इट्स अ फैमिली, और वो एक फैमिली में थी. एज द रिजल्ट ऑफ अ सच नॉलेज, तो जैसे कि नॉलेज है, द वेल आर नाउ लुक्ड ऑन एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थ्स एनवायरनमेंट. तो जैसा कि हमको पता है कि वेल हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. देयर इज़ एन इंटरनेशनल बैन ऑन हंटिंग, इसीलिए यहाँ पे इंटरनेशनल बैन लगा दिया है उसका शिकार करने के लिए. फ्रॉम बीइंग हंटेड फॉर फूड एंड लैम्प ऑयल, तो सिर्फ खाने और लैम्प ऑयल के लिए उसको हंट करना, उसको मारना. बीइंग अ फियर्ड एंड द फॉट एज द
menace to becoming kind supernatural symbol of evil to being protected as the valuable part। तो वो एक नेचुरल एविल का सिंबल है, एक नेचुरल राक्षस का सिंबल है जो कि हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि वो बहुत ही वैल्यूबल है। जो वर्ल्ड के एनवायरनमेंट में वेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। द वेल हैज़ सर्टनली अंडरगोज ड्रामेटिक चेंजेस इन द इट्स रिलेशन विथ ह्यूमन। और वो वेल्स जो है वो अपने चेंजेस ले आती हैं ह्यूमन के साथ में अपने रिलेशन में। दीज पास्ट चेंजेस शुड परहैप्स अलर्ट अस द पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूचर। तो जो पास्ट के रिलेशन हैं वो हमें अलर्ट करते हैं फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए। अनप्रोटेक्टिव फीलिंग्स और हमें प्रोटेक्टिव बनाते हैं। एज द रिजल्ट दे आर increasingly photographed and filmed and watched by the tourists, and whale watching tourism in getting more and more popular। इसलिए समुद्र में वेल को देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। डिक्शनरी क्या है इसमें? फ्रॉलिक, रन अराउंड एंड प्ले फ्रीली इन द डीप, मतलब समुद्र के अंदर। Excessive tourism is already doing harm the other creature and the aspect of environment such as the tiger population and the clean beaches. Will there be a similar threat to the gentle giant of the ocean? तो आप how can we ensure that they continue to flourish in the deep, undisturbed and the free? तो इसमें बताया कि एक्सेसिव जो बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो ऑलरेडी उन जो क्रिएचर हैं उनको बहुत हार्म पहुंचाते हैं और वो फिर एक्सेप्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, जैसे कि टाइगर की पॉपुलेशन पे हुआ है। और जो क्लीन को बीच को क्लीन करते हैं। विल देयर बी सिमिलर थ्रेट? तो दोनों के लिए भी एक ही जैसा डर बना हुआ है कि ये एक जेंटल जेंट है ओशन का। तो क्या ये एक जेंटल जेंट है ओशन का? एंड हाउ कैन वी इंश्योर? तो आप कैसे श्योर हो सकते हैं एंड कंटिन्यू टू फ्रॉलिक इन डीप, कि वो आराम से समुद्र की गहराई में घूमती रहे एंड और उसको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे और वो आराम से फ्रीली घूमती रहे। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा।